हेलो एवरीवन, एग्रीकल्चर विजन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं संदीप बेनीवाल। इस वीडियो में अपने चर्चा करेंगे क्लास 12th के फर्स्ट लेसन के बारे में, जिसका नाम था सस्य विज्ञान, मृदा एवं बीज। सस्य विज्ञान के बारे में अपने बात कर चुके थे फर्स्ट वीडियो में। सेकंड वीडियो में हमने मृदा उर्वरता एवं मृदा उत्पादकता के बारे में बात की थी। थर्ड वीडियो में हमने बात की थी कि मृदा क्षरण और मृदा संरक्षण के एक पार्ट था जो वायु द्वारा मृदा क्षरण होता है, उसकी आपने बात कर चुके थे। अब अपने पढ़ते हैं जल द्वारा मृदा क्षरण। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सस्य विज्ञान, मृदा एवं बीज। ठीक है, तो अपने बात करते हैं मृदा क्षरण के बारे में। मृदा क्षरण और मृदा क्षरण एवं मृदा संरक्षण। मृदा क्षरण एवं मृदा संरक्षण, सोयल इरोजन एंड सोयल कंजर्वेशन के बारे में। तो देखिए, अपने इसके दो प्रकार होते हैं। एक नंबर वायु द्वारा जो मृदा क्षरण होता है और दूसरा जल द्वारा मृदा क्षरण होता है। ठीक है, तो वायु द्वारा अपने मृदा क्षरण होता है, वो अपने पढ़ चुके थे। दूसरा अपने पढ़ते हैं जल द्वारा मृदा क्षरण। जल द्वारा मृदा क्षरण के बारे में अपने पढ़े। जल द्वारा जो मृदा क्षरण होता है उसे जलीय क्षरण कहते हैं। क्या कहते हैं? जलीय क्षरण कहते हैं। ठीक है, जल द्वारा जो मृदा क्षरण होता है उसे जलीय क्षरण कहते हैं। ठीक है, देखो, जल द्वारा मृदा के कटने वह बहने की क्रिया को जल द्वारा मृदा कणों का मृदा के कटने व बहने को जल द्वारा जलीय क्षरण या जलीय क्षरण कहते हैं। ठीक है, मतलब भाई जल के द्वारा जो मृदा कटती है या बह जाती है उसको क्या कहते हैं? जलीय क्षरण कहते हैं। ठीक है, जलीय क्षरण 3 प्रकार का होता है। जलीय क्षरण क्या होता है? 3 प्रकार का होता है। इसको डिवाइडेशन किया गया है 3 प्रकार में। सबसे पहले अपने देखते हैं बौछार क्षरण। कौन सा? बौछार क्षरण। ठीक है, बौछार क्षरण के बाद में अपने देखेंगे, इसको 4 प्रकार में डिवाइड किया गया है। बौछार क्षरण, 2 नंबर होता है परत क्षरण। ठीक है, 3 नंबर होता है रील क्षरण। 4 नंबर होता है अवनालिका। ठीक है, ये होता है सी और ये डी। ठीक है, बौछार क्षरण को क्या कहते हैं? स्प्लैश इरोजन बोलते हैं। स्प्लैश इरोजन बोलते हैं। और परत क्षरण को क्या बोलते हैं? सीट इरोजन। क्या बोलते हैं? सीट इरोजन। और इसको क्या बोलते हैं? रील इरोजन। ठीक है, इसको गली इरोजन। ठीक है, अब अपने सबसे बात करते हैं पहले स्प्लैश इरोजन या बौछार क्षरण के बारे में। देखिए, जब मृदा पर बारिश की बूंद मृदा कण पर पड़ती है, इस प्रकार से यहाँ पे मृदा कण है, ये बारिश की जो बूंद है ये मृदा के कण पर पड़ेगी, तो ये जो मृदा का कण है वो अपना स्थान से दूसरे स्थान पे इधर या इधर
चला जाएगा। इसको क्या कहते हैं? बौछार क्षरण कहते हैं। ये जलीय क्षरण की प्राथमिक अवस्था है, प्राथमिक अवस्था यानी कि पहली अवस्था है। ठीक है, इससे क्या होगा? जल प्रवेश क्षमता, मृदा की जल प्रवेश क्षमता कम हो जाती है। मतलब कि जो जल मृदा के अंदर प्रवेश करता है, इनफिल्ट्रेशन होता है या परकोलेशन होता है, उसकी क्षमता होती है वो कम हो जाती है। ये यदि कम हो जाएगी तो दूसरी अवस्था कौन सी आएगी? परत अवस्था आएगी, परत क्षरण आएगी। इसमें क्या होता है? पानी अंदर तो नहीं जाएगा परंतु पानी मृदा के ऊपर ऊपर, भूमि के ऊपर ऊपर बहता रहेगा। इसको क्या बोलेंगे? परत क्षरण बोलते हैं। यह जलीय क्षरण की दूसरी अवस्था है। कौन सी अवस्था है? जलीय क्षरण की दूसरी अवस्था है। इसमें क्या होता है? यह सबसे ज्यादा हानिकारक होती है। यह सबसे ज्यादा हानिकारक होती है। यह पोषक तत्वों की दृष्टि से सबसे हानिकारक। ठीक है, ये पोषक तत्वों की दृष्टि से सबसे हानिकारक है, क्योंकि पानी जब जमीन पर बहेगा तो उसके साथ पोषक तत्व भी बहकर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। इसलिए ये अपने को सीधी आंखों से दिखाई नहीं देता कि इसमें पोषक तत्व जा रहे हैं, परंतु पोषक तत्व चले जाते हैं, भूमि बंजर हो जाती है। इसलिए इसको किसानों की इस अवस्था को किसान की मृत्यु होना कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई? इसको किसान की मृत्यु होना कहते हैं। नेक्स्ट आती है रील क्षरण। रील क्षरण में क्या होता है? जब ये पानी लगातार बहता रहता है, जब पानी भूमि पर लगातार बहता रहता है तो क्या होगा? भूमि में छोटी छोटी नालियां बन जाएगी, भूमि में छोटी छोटी नालियां पड़ जाती है। भूमि पर लगातार बहने से छोटी छोटी नालियां, ठीक है, क्या होता है कि छोटी छोटी नालियां बन जाती है। इसके बाद क्या होता है? जब छोटी छोटी नालियां बन जाती है तो इनको साधारण कृषि क्रिया को इनको मतलब नालियों को साधारण कृषि क्रियाओं से सही किया जा सकता है। मतलब इनको साधारण कृषि क्रियाओं के द्वारा सही किया जा सकता है, सुधारा जा सकता है। ठीक है, अब भाई ये छोटी छोटी नालियां बन गई है, इसके बाद में क्या होता है? अवनालिका अपर्दन। अवनालिका अपर्दन क्या होता है? यह अवनालिका अपर्दन में यह रील क्षरण की बढ़ती हुई अवस्था है। क्या है? ये रील क्षरण मतलब लगातार रील क्षरण होता रहता है तो नालियों का आकार क्या होता है? बड़ा हो जाता है। इसमें नालियों का आकार बड़ा हो जाता है। ठीक है, ये जो नालियों का आकार बड़ा हो जाता है तो इसको साधारण कृषि क्रिया द्वारा सुधारा नहीं जा सकता। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। मतलब बौछार क्षरण में क्या होता है? जलीय क्षरण की ये पहली अवस्था है। इसमें बौछार के रूप में, कण के रूप में जब वर्षा का पानी
भूमि पर गिरता है तो मृदा के कण अपने स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, इनमें बार बार मृदा का ऊपर पड़ने के कारण पानी का मृदा में जल की प्रवेश क्षमता है वो कम हो जाती है, ठीक है, जिससे पानी भूमि के ऊपर बहने लगता है। जब पानी बहने लगता है तो ये होती है परत क्षरण। परत क्षरण में भूमि के ऊपर लगातार पानी बहता रहता है और अपने साथ पोषक तत्वों को भी बह कर ले जाता है, इसलिए इसको किसान की मृत्यु होना बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है रील क्षरण, या इसमें साधारण क्या होता है कि लगातार पानी जमीन पर बहेगा तो ढलान की तरफ इसमें छोटी छोटी नालियां बन जाएगी और इन छोटी छोटी नालियों को अपने साधारण कृषि क्रिया के द्वारा नष्ट कर सकते हैं। परंतु लगातार पानी बहने के कारण नालियों का आकार बड़ा हो जाता है, इसको अवनालिका अपरदन बोलते हैं, ठीक है। नालियों बड़ी इतनी हो जाती है कि इनको अपने किसानों के द्वारा कृषि क्रियाओं के द्वारा इनको नहीं सुधारा जा सकता है। आगे देखते हैं जलीय क्षरण को प्रभावित करने वाले कारक। जलीय क्षरण को ऐसे कौन कौन से कारक है जो प्रभावित करते हैं। देखिए अब अपने देखते हैं जलीय क्षरण को प्रभावित करने वाले कारक। कौन से फैक्टर्स को अफेक्ट करते हैं जलीय क्षरण को, ठीक है। सबसे पहले अपने देखते हैं जलवायु या क्लाइमेट। देखिए जलवायु जलीय क्षरण को किस प्रकार से प्रभावित करती है। यदि वर्षा ज्यादा होगी तो क्या होगा, जल का बहाव ज्यादा होगा तो जलीय क्षरण क्या होगा, जलीय क्षरण अधिक होगा, ठीक है। यदि वर्षा ज्यादा होगी तो जलीय क्षरण क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है। यदि तापमान अधिक होगा तो चट्टानों का अपक्षय अधिक होगा। चट्टानें यदि अधिक टूटेगी, अपक्षय मतलब टूटना, यदि चट्टानें अधिक टूटेगी तो अपरदन क्या होगा, जलीय क्षरण या कोई भी क्षरण होता है वो क्या होगा, अधिक होगा, क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है। इस प्रकार से मृदा अपरदन को जलवायु प्रभावित करती है। दूसरी अपने बात करते हैं इसमें स्थलाकृति या टोपोग्राफी, ठीक है। टोपोग्राफी या स्थलाकृति मृदा क्षरण को किस प्रकार प्रभावित करती है। टोपोग्राफी क्या होता है, देखो ये उबड़ खाबड़ या ऐसे कैसे भी भूमि बनी होती है, ठीक है। ये होती है इसकी आकृति, मतलब भूमि की आकृति, स्थलाकृति स्थल की आकृति। जैसे ये यहाँ पे जो मृदाएं होती है, यहाँ पे जब पानी की बूंदें पड़ेगी, यहाँ से पानी नीचे की ओर आना स्टार्ट करेगा तो ये मृदा भी है घुलकर इसके साथ नीचे की ओर आ जाएगी। यदि चट्टानों या पहाड़ों या उबड़ खाबड़ अंडुलेटिंग सॉइल में समतल भूमि की तुलना में मृदा क्षरण अधिक होता है। क्या होता है भाई, मृदा क्षरण अधिक होता है। समतल भूमि की तुलना में उबड़ खाबड़ या पहाड़ी वाले क्षेत्रों में
मृदाक्षरण अधिक होता है। इसके बाद थर्ड पॉइंट अपने बात करते हैं मृदा का गुण। मृदा कैसी है यह भी मृदाक्षरण को प्रभावित करता है। मृदा कैसी है इसका कैसे प्रभाव पड़ता है? मृदा गुण, सोयल कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, ये मृदा का गुण है, मृदा को किस प्रकार से प्रभावित करता है। जैसे ब्लूई मृदा में मृदा क्षरण होगा जो अधिक होगा। ब्लूई मृदा में क्षरण क्या होगा? अधिक होगा, ठीक है। चिकनी मृदा में, चिकनी या क्ले मृदा में मृदा क्षरण होगा वो कम होगा, ठीक है। वनस्पति का प्रभाव, वनस्पति का प्रभाव, वनस्पति का देखिए क्या प्रभाव पड़ता है। इफेक्ट ऑफ प्लांट इफेक्ट, यानी कि प्लांट का इफेक्ट। प्लांट इफेक्ट, वनस्पति का क्या प्रभाव पड़ता है जी इस पे? देखो, जहां वनस्पति अधिक होगी क्षरण क्या होगा? कम होगा। क्यों? ये वनस्पति कम होगी वहां क्षरण क्या होगा? अधिक। और जहां वनस्पति अधिक होगी वहां क्षरण कम होगा। कैसे? एक तो क्या है कि जल को वनस्पति डायरेक्ट संपर्क में नहीं आने देती। जैसे ऊपर से वर्षा की बूंद पड़ती है तो वो भूमि के ऊपर डायरेक्ट पड़ेगी तो वह दूर तक कणों को बिखेरेगी। यदि वह पौधों की या किसी फसलों की पत्तियों पर, वनस्पति की पत्तियों पर या तने पर कहीं गिरती है बूंद, उसके क्या है कि गति धीरे हो जाती है और वह उतना प्रभावशाली नहीं रहती जितना डायरेक्ट उसके टच में आती है तब रहती है। इसलिए इस प्रकार से वनस्पति इसको प्रभावित करती है। आगे देखते हैं अपने मानवीय कारक। 5 नंबर मानवीय कारक। मानवीय कारक मृदा क्षरण को, ह्यूमन फैक्टर मृदा क्षरण को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं? जैसे ह्यूमन फैक्टर इस प्रकार से करते हैं। एक तो चराई करवाकर, वनस्पति काटकर, दूसरा क्या होता है? वनस्पति काटकर और ढलान वाले क्षेत्रों में ढलान की दिशा में खेती करने से, यानी कि जैसे ये ढलान वाला क्षेत्र है, इसकी ढलान ऐसे, अपने खेती भी ऐसे ही करेंगे ना इसके समानांतर, तो यहाँ इस खूड में पानी आना स्टार्ट होगा, यहाँ तक पानी आएगा तो वो क्या है कि मिट्टी को अपने साथ में लेके आएगा। यदि ढलान ऐसे है तो अपने खेती ऐसे करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा? इस खूड में पानी रुकेगा, फिर इसमें रुकेगा, फिर इसमें रुकेगा, फिर इसमें रुकेगा, तो पानी रुकता रुकता हुआ नीचे आएगा तो उसकी क्या है कि गति या स्पीड है वो धीरे हो जाएगी। इसलिए वो मृदा क्षरण को कम करता है। और अपने उसमें खाइयाँ खोद देते हैं या कृषि कार्य करते हैं या अपने लंबे समय तक कोई भी एक ही एक फसल लगाते हैं, जैसे लंबी ऊपर बढ़ने वाली फसल लगाते हैं, घासों की खेती, या मृदा को ढककर जो मृदा की सतह पर चलने वाली खेती होती है, या उसको बोल सकते हैं मृदा क्षरण को रोकने वाली जो फसलें होती हैं उनको अपने नहीं लगाते, एक एक प्रकार की खेती करते हैं, उचित फसल चक्र नहीं अपनाते, जिससे भी मृदा क्षरण होता है। अब अपने मृदा क्षरण को पढ़ लिया है, अब अपने पढ़ेंगे मृदा क्षरण को रोकने की कौन कौन सी विधियां हैं। मतलब मृदा क्षरण नहीं हो जल द्वारा, तो इसको किस प्रकार से रोका जा सकता है। जल क्षरण को रोकने की विधियां। देखिए, जल क्षरण को रोकने की विधियां, जल क्षरण को रोकने की विधियां। देखिए, एक तो है सस्य विधियां, मतलब एग्रोनॉमिकल मेथड, ठीक है। एग्रोनॉमिकल मेथड में कैसे होती है?
सबसे पहले कंटूर विधि या समोच्च खेती, इसमें होता है कंटूर या समोच्च खेती, कंटूर या समोच्च खेती। जैसे ये पहाड़ी एरिया है अपने पास, ठीक है, ये पहाड़ी एरिया है, इसमें छोटे छोटे कंटूर बना दिए जाते हैं, छोटे छोटे खेत बना दिए जाते हैं, ढाल के विपरीत दिशा में खेत बनाकर ढाल के विपरीत दिशा में ही जुताई की जाती है, इनमें ऐसे जुताई की जाती है, ठीक है। खेत बनाकर खेती करना क्या कहलाता है? कंटूर फार्मिंग। दो या दो से अधिक एक समान ऊंचाई वाली रेखाओं, काल्पनिक रेखाओं को जोड़ने वाले, देखो यहाँ और जैसे यहाँ इतनी ऊंचाई है, यहाँ इतनी ऊंचाई है, यहाँ इतनी ऊंचाई, इन दो समान ऊंचाई वाली रेखाओं को जो काल्पनिक रेखा जोड़ती है उसको क्या बोलते हैं? कंटूर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कंटूर बोलते हैं। ये इसी के नाम पर दो समान ऊंचाई वालों में बराबर कंटूर बनाकर क्या है कि खेती की जाती है। ये जो खेती है 8% ढाल पर की जाती है, 8% तक ढाल होती है उसकी, जिस क्षेत्र में 8% ढाल होती है उनमें यह खेती की जाती है। कितने प्रतिशत कंटूर फार्मिंग में खेती की जाती है? 8%। 8% ढलान वाली भूमि में, 8% ढलान वाली भूमि में अपने खेती की जाती है। इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसकी लिंक का वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां जाके नोट देख सकते हैं। यह है जो कंटूर फार्मिंग है, जो 50% तक जल क्षरण को रोकती है। क्या करती है? 50% जल क्षरण को रोकती है, जल द्वारा मृदा क्षरण को रोकती है। दूसरी विधि इसमें पढ़ते हैं भूपरिष्करण। भूपरिष्करण या टिलेज। देखो भूपरिष्करण या टिलेज क्या होता है कि भूपरिष्करण क्या होता है कि सही समय पर जुताई करना, किस प्रकार से अपने जुताई करनी है, जुताई करना और बुआई करना या उसमें से खरपतवार निकालना, यह भूपरिष्करण की क्रिया के अंतर्गत आता है। तो भूपरिष्करण को सही समय व सही ढंग से करने पर भूपरिष्करण को सही समय व सही ढंग से करने पर क्या होता है कि जल द्वारा क्षरण कम होता है। तीसरा आता है पलवार। पलवार समझते हैं क्या क्या होता है? मल्चिंग। भूमि को कृत्रिम आवरण से ढक देना। भूमि को कृत्रिम आवरण से ढक देना क्या कहलाता है? पलवार कहलाता है। ये किससे कर सकते हैं? या तो पत्तियों से, या फसल के किसी अवशेष से, या अपने कभी कभी क्या कि प्लास्टिक से भी पलवार की जाती है। प्लास्टिक की थैलियों को भूमि पर बिछा दिया जाता है, जिससे क्या है कि भूमि डायरेक्ट जल के संपर्क में नहीं आती है और मृदा का कटाव कम होता है। चौथा पॉइंट इसमें देखते हैं फसल चक्कर अपनाकर। देखो उचित फसल चक्कर अपनाकर, यानी कि अपने जो उचित फसल चक्र है उसको अपना के क्या है कि जलीय क्षरण को कम कर सकते हैं। जैसे मृदा क्षरण प्रतिरोधी फसलें होती है जो जमीन के ऊपर फैलती है, उनको लगा के उनकी खेती करके, या घास की खेती करके, ले फार्मिंग जिसको बोला जाता है, ले फार्मिंग होता है फसलों के साथ घास की खेती करना। फसलों के साथ किसकी खेती करना? घास की खेती करना। घास की खेती करने से क्या होता है? मृदा क्षरण कम होता है, ठीक है। उसके बाद में है पट्टियों में फसल लगाना। फसलों को पट्टियों में लगाने से, फसलों को पट्टियों में लगाना, ठीक है। पट्टियों में स्ट्रिप मेथड से फसलों को लगा के, देखो ढाल है, इसके समानांतर खेती नहीं करके, ऐसे खेती नहीं करके, ऐसे खेती करनी चाहिए, पट्टियों में फसलों को लगानी चाहिए। इससे क्या होता है? मृदा क्षरण कम होता है, ठीक है। अब पहला था भौतिक, इसमें था
जैविक नियंत्रण था जो जीवों के द्वारा किया जा सकता है। अब अपने देखते हैं इसमें घास संबंधी उपाय, ये सस्य विधियां थी, जैविक नियंत्रण भी था, जैविक नियंत्रण के अंतर्गत सस्य विधियां। अब जैविक नियंत्रण के अंतर्गत क्या होगा, घास संबंधी उपाय। ठीक है, घास संबंधी उपाय में क्या करेंगे, घासों से संबंधित जो खेती है यानी कि फसलों और घासों की खेती ले फार्मिंग कहलाती है, तो ले फार्मिंग अपने इसमें करेंगे। ठीक है, उसके बाद में होता है वृक्षारोपण। तीसरा पॉइंट है वृक्षारोपण यानी कि ट्री प्लांटेशन करके अपने क्या है कि जल के बहाव को कम कर सकते हैं और जो भूमि के सीधे संपर्क में पानी गिरता है वर्षा का, उससे भी रोका जा सकता है। इस प्रकार मृदा क्षरण को कम किया जा सकता है। दूसरा, पहला था जैविक उपाय, दूसरा अब अपने पढ़ते हैं यांत्रिक उपाय। यांत्रिक कौन कौन से ऐसे उपाय हैं, जैविक कितने ही कुछ यांत्रिक उपाय है जो मृदा क्षरण को जलीय क्षरण द्वारा रोका जाता है। ठीक है, अब देखिए यांत्रिक मृदा क्षरण का यांत्रिक, एक नंबर था भौतिक, दूसरा यांत्रिक विधियां। यांत्रिक विधियों के अंतर्गत पहला क्या आता है, कंटूर खाई आपने पढ़ी थी ना, कंटूर खाई बनाना होता है। ये ढलान के अनुसार अलग अलग क्यारियां, जैसे ढलान है उसके अनुसार अलग अलग क्यारियों में इसको विभाजित कर देते हैं। इस प्रकार इनकी अलग अलग जितनी ढाल है उसके अकॉर्डिंग इनकी अलग अलग क्यारियां बना देते हैं। इसके अतिरिक्त जो खेत का अतिरिक्त जो पानी होता है, जैसे जो एक्स्ट्रा पानी है यहाँ पे मान लो इकट्ठा हो रखा है, उसको खेत से बाहर निकाल देते हैं, कृत्रिम रूप से इसको खेत से बाहर निकाल देते हैं। खेत से जल को बाहर निकालना क्या कहलाता है, जल निकास कहलाता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है जिंक टेरेस। ये जो है ये अकॉर्डिंग टू ढाल होता है, इनको अकॉर्डिंग टू ढाल के अकॉर्डिंग इनको विभाजित किया गया है। इसमें 8 से 10 सेंटीमीटर जहां ढलान होती है, ढलान भूमि में, ढलान वाली भूमि इसको आया जाता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं जिंक टेरेस के बाद में बेंच टेरेस को कहां बनाया जाता है, जिंक टेरेस में जो खेत की जो चौड़ाई लंबाई होती है 60 सेंटीमीटर चौड़ी, इसमें होते हैं 60 सेंटीमीटर चौड़ी व 30 सेंटीमीटर लंबी क्यारियां बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लंबी क्यारियां बनाते हैं। 30 सेंटीमीटर चौड़ी और 30 सेंटीमीटर लंबी और 60 सेंटीमीटर चौड़ी क्यारियां बनाते हैं। फिर थर्ड आता है बेंच टेरेस क्या होता है, यह भी ढाल के अनुरूप बनाया जाता है। 16 से जो 33% ढाल होती है, 16 से 33% जो ढलान होती है, उन भूमियों में बेंच टेरेस बनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद में आती है चौथा, अधो भूमि की गहरी जुताई करके। देखिए अधो भूमि की गहरी जुताई करके क्या मतलब है, मतलब अपने जब कल्टीवेशन करते हैं, मतलब जुताई करते हैं, तो वो एक ही प्रकार से करते हैं, तो भूमि में नीचे एक कठोर परत बन जाती है, जिससे भूमि में पानी ज़्यादा नीचे तक नहीं जा सकता। पानी जब ज़्यादा नीचे तक नहीं जाएगा तो पानी अपनी सरफेस पे दौड़ेगा तो उसके साथ क्या है कि मिट्टी भी चली जाएगी साथ में। यदि उस कठोर परत को गहरी जुताई करके तोड़ दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए, तो क्या होगा, पानी अधिक गहराई तक जाएगा, जिससे वह पानी सरफेस पे नहीं दौड़ेगा, और नहीं दौड़ेगा तो मृदा को अपने साथ भी नहीं लेके जाएगा, जिससे इसको बचाया जा सकता है। तो गहरी जुताई कब करनी चाहिए, ग्रीष्म ऋतु की फसलें होती है, जो रबी की फसलें होती हैं, उनकी कटाई के बाद में गहरी जुताई कर देनी चाहिए, जिससे मृदा की कठोर परत टूट जाती है और उसमें जल धारण की क्षमता है जो अधिक हो जाती है। धन्यवाद। अब इसमें एक सिर्फ बीज टॉपिक रहा है, बीज
नेक्स्ट वीडियो में अपने बीज के बारे में बात करेंगे कि बीज क्या होता है, यह किस प्रकार से होता है, इसकी चर्चा अपने अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।